शांति देवी ने आंख निकालकर कल्पना से कहा, खबरदार जो उसे अपनी तुलना करने की कोशिश की। अरे जानती भी है कि वह कितने बड़े घर की है। एसी के बिना तो वह रहती नहीं है। भला रसोई की गर्मी में काम कैसे करेगी। तू ठहरी गांव की, लगता है तुझे शहर की हवा लग गई है, इसीलिए मुंह चला रही है। कल्पना ने भी गुस्से में कहा कि मुझे तो शहर की हवा लग गई, लेकिन आपकी छोटी बहू को किसकी हवा लग गई जो मेरे सिर पर बैठ रही है। मैं उसकी नौकरी नहीं करूंगी। आज से वह भी घर के काम करेगी। अभी तो मैं रसोई का काम खत्म कर देती हूँ, मगर कह दीजिए अपनी छोटी लाडली बहू से कि चुपचाप जाकर रसोई में शाम को खाना बनाए। कल्पना से इतनी जवाब की उम्मीद शांति देवी को नहीं थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शीतल सदन से आज फिर से जोर जोर की आवाज आ रही थी। यह आवाज उस घर की बड़ी बूढ़ी शांति देवी की थी। कहने को तो इस घर का नाम शीतल सदन था, लेकिन शीतलता इस घर से कोसों दूर थी। सुबह से लेकर शाम तक इस घर में जाने कितनी बार ज्वालामुखी फटता था और आवाज केवल शांति देवी की आती थी। शांति देवी को घर की शांति मंजूर ही नहीं थी। वह तो दिन रात चिल्ला चिल्लाकर घर को सिर पर उठा लेती थी। अपनी बहू पर बरसते रहना तो जैसे उनकी आदत थी। शांति देवी की बड़ी बहू कल्पना अपनी सास के ताने का शिकार रोज ही होती थी। दरअसल शांति देवी की एक नहीं दो बहुएं थी और दोनों एक साथ ही विदा होकर इस घर में आई थी। शांति देवी के दो बेटे थे और दोनों ही अपनी अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन बड़े बेटे के कारण छोटे बेटे की शादी नहीं हो रही थी। बड़ा बेटा अनुज कितनी बार कह चुका था कि आप छोटे की शादी कर दो, मैं बाद में कर लूँगा, मगर छोटे ने कहा कि नहीं, मैं 22 से पहले शादी नहीं करूँगा। अनुज की तनख्वाह छोटी सी थी और शादी ना हो पाने का यही कारण था। लेकिन दूसरी तरफ उसके छोटे भाई अंकुश के रिश्ते पर रिश्ते आ रहे थे। शांति देवी जल्दी से अपने दोनों बेटों की शादी करने के लिए बेचैन थी। काफी इंतजार करने के बाद उनको अपने बेटे के लिए रिश्ता मिल गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम दोनों को अपनी अपनी शादी का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। तो अनुज ने कहा, मम्मी हम एक ही खर्च में दो शादी क्यों नहीं कर सकते। मेरी शादी भी उसी दिन रख लीजिए जिससे कि खर्चा आधा हो जाए, क्योंकि मैं बार बार इतना खर्च नहीं कर सकता। अनुज की बात सुनकर शांति देवी ने दोनों पक्षों को मना लिया और एक ही मंडप में फेरे होना तय हो गए। अनुज की पत्नी जहां गांव से थी और बहुत साधारण परिवार से थी, जो लोग बहुत दहेज भी नहीं दे पा रहे थे, वही अंकुश की पत्नी एक बहुत अमीर खानदान से थी, जो अपने साथ गाड़ी, पैसा, दहेज सब कुछ लेकर आ रही थी। विदा होकर दोनों घर में आए तो शांति देवी की बेटी अशिता ने उनकी आरती उतारी और बड़े भाई से कह दिया कि आपकी जेब में तो कुछ होगा नहीं, मैं अंकुश भाई से ही मांग लेती हूँ। ये सुनकर अनुज को बहुत अपमानित महसूस हुआ, मगर इस समय कुछ नहीं कह पाया और पत्नी को ले जाकर अंदर बैठा दिया। वही अंकुश को दरवाजे पर रोककर जब अशिता नेक मांगने लगी तो उसकी पत्नी ने एक सोने का ब्रेसलेट उसको दे दिया, जिससे वह खुशी के मारे उछल पड़ी और अंदर जाकर अपने बड़े भाई अनुज की आंखों के सामने लहराते हुए बोली, ये होती है भाभी, देखो इन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा और पहले से ही ब्रेसलेट खरीद कर रख लिया। एक आप हो भैया जिन्होंने मुझे किसी रस्म पर ठीक से कुछ नहीं दिया है। अनुज ने धीरे से कहा कि मैंने अपनी चादर के अनुसार तुमको ठीक ही दिया है, तुमको पसंद नहीं है तो वापस दे दो। शांति देवी ने तुरंत अपने बेटे को डांट कर कहा कि अरे वह मजाक कर रही है, तू तो बिगड़ क्यों रहा है। शाम के समय घर में बहुओं की मुंह दिखाई का प्रोग्राम था और पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे जो शादी में नहीं जा पाए थे। बड़ी बहू कल्पना जो भी मुंह दिखाई में मिल रहा था वह सब कुछ शांति देवी अपने पास रखती जा रही थी, जहां तक कि उन्होंने एक लिफाफा भी कल्पना के पास नहीं रहने दिया। और दूसरी तरफ जब छोटी बहू विदिशा की मुंह दिखाई होने लगी तो विदिशा ने एक एक चीज अपनी गोद में रख ली और सास को हाथ भी नहीं लगाने दिया। शांति देवी मन ही मन सोच रही थी कि आप किसके सामने इससे कुछ कह भी नहीं सकती, आखिर इतना दहेज जो लाई है। विदिशा बड़े घर की थी और उसको उपहार भी बड़े बड़े मिल रहे थे, जबकि कल्पना उसकी जेठानी थी
और उसके हाथ में साधारण सी साड़ी जैसा उपहार दिया जा रहा था। यह सब शांति देवी की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही मोहल्ले भर में कह दिया था कि बड़ी बहू तो गांव की है। इसीलिए सब लोग कल्पना को साधारण समझकर ऐसा व्यवहार कर रहे थे। अनुज सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसके लिए बड़ी बात यह थी कि उसकी शादी हो चुकी थी, जो इतने समय से अटकी हुई थी। जब अगले दिन दोनों बहुओं से रसोई का खाना बनवाने की बारी आई, तो सासू माँ ने विदिशा से कहा कि विदिशा बहू, तुम दूध उबाल कर उसमें चीनी और चावल डाल दो, बाकी काम बड़ी बहू कर देगी। और बड़ी बहू, तुम सबके लिए 2-3 सब्जी बना लो, रायता पूरी और सलाद भी साथ में होना चाहिए। साथ साथ खीर चलाती रहना, कहीं जल ना जाए। अनुज ने अपनी माँ से जाकर कहा, मम्मी यह क्या कर रही हो? दोनों बहू बराबर होनी चाहिए। आपने सारा काम कल्पना पर डाल दिया और विदिशा को उसके कमरे में ले जाकर बिठा दिया। अरे, आज विदिशा की भी तो पहली रसोई है ना? शांति देवी गुस्से में बोली। अरे, वह इतने बड़े घर से आई है, भला इतनी देर रसोई में खड़े होकर कैसे खाना बनाएगी? कल्पना तो गांव की है और चूल्हे पर भी खाना बनाना जानती है। मुझे पता है वह सब कुछ कर लेगी। और फिर वह जेठानी है जो इतना सारा दहेज लाई है, उससे मैं घर का काम कैसे करवाऊंगी? अनुज अपनी माँ का मुंह देखता ही रह गया और रसोई में अकेले काम करती कल्पना को देखने लगा। कल्पना गांव की जरूर थी, मगर पढ़ी लिखी थी और उसके माता पिता ने दूसरे लोगों की तरह अपनी लड़कियों को घर के काम से ज़्यादा पढ़ाई को महत्व देना सिखाया था। वह इतना काम देकर हड़बड़ा रही थी, मगर फिर एक एक करके वह काम निपटाने लगी। 4 सब्जियों और पापड़, रायता, सलाद सब तैयार करने के बाद अब कल्पना का चेहरा पसीने और गर्मी से लाल हो चुका था, लेकिन सिर पर से पल्लू हटाने की सख्त मनाही थी। बीच बीच में कई बार उसकी ननद अशिता रसोई में आती तो कल्पना को टोक देती थी। अरे, यह क्या भाभी, अभी घर में इतने सारे मेहमान हैं और आपके सिर पर पल्लू नहीं है। गांव की लेकिन आधुनिक सोच वाली कल्पना को यह सब बहुत अजीब लग रहा था कि भले मैं गांव में बड़ी हुई हूँ, मगर यह लोग तो शहर के हैं, तो फिर यह सब लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? रसोई की भयंकर गर्मी में पल्लू रखना कितना मुश्किल काम है। देवरानी जेठानी के बीच जो फर्क था वह बना ही रहा और 2 दिन बाद वह नजर आया जब अंकुश और विदिशा हनीमून के लिए चले गए। लेकिन संजय अपनी पत्नी को लेकर नहीं जा पाया। शादी से पहले कल्पना के भी ख्वाब थे जो पल भर में टूट गए। दोनों को जाते हुए कल्पना बहुत हसरे से देख रही थी। तभी शांति देवी ने कहा कि अब यहीं खड़ी रहोगी या जाकर कोई काम भी करोगी? कल्पना ने देखा था कि विदिशा से अलग ही मिजाज से बात की जाती थी, जो बहुत मीठा होता था। शांति देवी की सहेली दोपहर में मिलने आई तो कहने लगी, अरे शांति, बड़ी बहू को क्यों नहीं भेजा? इसकी भी तो शादी हुई है। तो शांति देवी ने कहा, मैंने तो उसको भी नहीं भेजा है, वह दोनों तो खुद ही चले गए हैं। अगर इनको जाना था तो यह भी चले जाते, कौन रोक रहा है? छोटा तो अच्छा खासा कमाता है, इसीलिए चला गया, मगर अनुज की तनख्वाह तो छोटी सी है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो सहेली ने कहा, अरे यह समय तो दोनों के लिए ही एक साथ था। शांति, तुमको ही सोचना चाहिए था। अरे उसका भी तो दिल होगा, तुमने यह क्यों नहीं सोचा? तुम ही उसको अपने पास से भेज देती। यह सुनकर शांति देवी की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा और उन्होंने अपनी सहेली से गुस्से में कहा, अरे अभी शादी में भी तो खर्च किया है, उसने अपनी शादी का क्या ही खर्च दिया, सब कुछ तो हमने किया है। अब मैं इतना कहाँ से लाऊं कि इनके हनीमून फिरने की शौक भी पूरे कर दूं? वैसे भी अपनी हैसियत से ज़्यादा ख्वाब देखने नहीं चाहिए। यह सुनकर कल्पना का दिल छन्नी छन्नी हो गया था। ससुराल का ऐसा रूप तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जब विदिशा वापस आई तो सबके लिए उपहार लेकर आई, मगर उसने कल्पना को छोड़ दिया। कल्पना सबका चेहरा देखती रही और उसके लिए कुछ नहीं आया। तभी शांति देवी ने कहा, अरे तू सबके बीच में बैठकर क्या देख रही है? जाकर इन दोनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए बना दे, बेचारे दोनों इतनी दूर से आ रही हैं। शांति देवी सोचती ही रही थी कि साथ ही तो शादी हुई है, उसे तो बस कल्पना गरीब और ऐसी बहू नजर आती थी जिसे हर वक्त दबा सकती थी। अशिता को जब विदिशा के आगे पीछे घूमते देखती थी
और महसूस करती थी कि अशिता उसे हर वक्त नीचा दिखाती है तो उसके चेहरे पर उदासी पसर जाती थी। अनुज ने कल्पना को प्यार से कहा कि कल्पना, यह थोड़ा सा समय है, बस इसको बिता दो, फिर मैं तुमको दुनिया की हर खुशी लाकर दूंगा। कल्पना तो बस समय काट रही थी। अपनी पत्नी के दिल की बात और उसके आंसू को अनुज अच्छी तरह समझ रहा था। अशिता दिन भर कल्पना को कोई ना कोई काम कहती थी, मगर विदिशा अपने कमरे में आराम से सोती थी। एक बार कल्पना ने कह दिया कि मम्मी जी, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं कुछ देर में आकर रसोई संभाल दूंगी, अभी मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। शांति देवी तो तुरंत ही बिगड़ गई। अरे, तेरे बाप ने क्या यहाँ नौकर लगाए हैं जो इस तरह ऑर्डर चलाकर जा रही है? अरे, तेरे तो पति की कमाई भी इतनी नहीं है कि जो नौकर लगा सके, तो फिर तुझे ही तो काम करना पड़ेगा। उस दिन कल्पना का दिल सह नहीं सका और उसने तुरंत कह दिया, मम्मी जी, मेरे मायके पर जाने की जरूरत नहीं है और इस घर में दूसरी बहू है तो फिर उससे कोई काम क्यों नहीं कहती। वहां पर आकर अशिता ने तुरंत कहा, देखो मम्मी, यही अपनी तुलना विदिशा भाभी से कर रही है। तो शांति देवी ने आंख निकालकर कल्पना से कहा, खबरदार जो उसे अपनी तुलना करने की कोशिश की। अरे, जानती भी है कि वह कितने बड़े घर की है, एसी के बिना तो वह रहती नहीं है। भला रसोई की गर्मी में काम कैसे करेगी? तू ठहरी गांव की, लगता है तुझे शहर की हवा लग गई है, इसीलिए मुंह चला रही है। कल्पना ने भी गुस्से में कहा कि मुझे तो शहर की हवा लग गई, लेकिन आपकी छोटी बहू को किसकी हवा लग गई जो मेरे सिर पर बैठ रही है? मैं उसकी नौकरी नहीं करूंगी, आज से वह भी घर में काम करेगी। अभी तो मैं रसोई का काम खत्म कर देती हूँ, मगर कह दीजिए अपनी छोटी लाडली बहू से कि चुपचाप जाकर रसोई में शाम को खाना बनाए। कल्पना से इतनी जवाब की उम्मीद शांति देवी को नहीं थी। वह तुरंत उस पर हाथ उठाने चली कि तभी विदिशा के पिताजी आ गए, तो उन्हें देखकर शांति देवी ने तुरंत अपना रूप बदल दिया और मुस्कुराकर उनका स्वागत करने लगी। कल्पना रसोई की सफाई करने में लगी हुई थी। तभी विदिशा ने आकर कहा, भाभी, वह जो नया कुकरी का सेट मेरे घर से आया था, उसमें ही चाय नाश्ता लगा देना। यहाँ के बर्तन तो पता नहीं कौन से ज़माने के हैं, मेरे पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे। विदिशा कहकर तुरंत चली गई और कल्पना ने जवाब का इंतजार भी नहीं किया। कल्पना ने तुरंत कई नाश्ते लगाए और क्रॉकरी में रखने लगी। तभी वहाँ पर विदिशा आई और स्लैब पर नाश्ता रख कर बोली, अरे, मेरे पापा ये सब नहीं खाते हैं, यह क्या गांव का नाश्ता बनाकर रख दिया है, हटाओ इसको। विदिशा ने तुरंत नाश्ता हटाना शुरू किया तो कल्पना भी उसको हटाने लगी। तभी एक कप नीचे गिरकर टूट गया। यह देखकर विदिशा की आंखें गुस्से से फैल गई और उसने कल्पना पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या कि यह कितना महंगा था? अरे, मेरी ही गलती है, मैंने किस गवार को नाश्ता लगाने के लिए बोल दिया। अगर मेरे पति की कमाई ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा सम्मान तोड़ने लग जाओगी। विदिशा नाश्ता लेकर चली गई और कल्पना खड़ी आंसू बहाती रह गई। उसके दिल में विदिशा की बातें चुभ रही थी। अपने पिताजी के जाने के बाद विदिशा ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, आज आपकी बड़ी बहुरानी ने मेरा महंगा कप तोड़ दिया। एक तो हम इनका खर्च उठाते हैं, ऊपर से यह मेरा ही सम्मान तोड़ देती हैं। अरे, अगर अभी यह गांव की है तो क्या इसे कोई काम करवाना नहीं जाएगा? क्या यह इस बात का फायदा उठाना चाहती हैं? कल्पना ने भी चिल्लाकर कहा कि विदिशा, मुंह संभाल कर बात करो, क्या खर्च उठा रही हो मेरा पति कमाता है, चाहे छोटी कमाई है, लेकिन तुम्हारी एक कौड़ी की भी हकदार नहीं हूँ। शांति देवी कल्पना पर बरसने लगी और अशिता भी कहने लगी कि इसमें विदिशा भाभी की क्या गलती है? अरे, क्रॉकरी का सामान कितना महंगा होता है, पता भी है इसके लिए कितना खर्चा होता है? तुम क्या जानो, तुम ठहरी गांव की। कल्पना यह सुनकर जोर से दहाड़ पड़ी। क्या गांव की लगा रखा है? अरे, भले गांव की हूँ, लेकिन घर संभालना तुम्हारी इस बदतमीज छोटी बहू से ज़्यादा आता है। इतने दिनों से तुम लोगों की बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, यह क्या कम है? विदिशा ने तुरंत कह दिया, मम्मी जी, आपकी बड़ी बहू मुझे ऐसे बात करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी अगर इसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। अगर यह आपके खर्च उठा सकती है तो उठा ले। विदिशा की बातों ने आग में घी का काम कर दिया और शांति देवी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। बड़ी बहू, अगर तूने अभी इससे माफ़ी नहीं मांगी
तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। कल्पना ने भी हाथ बांधकर कहा कि यह मुझसे छोटी है, मैं इससे माफी क्यों मांगूंगी? कप इसके कारण ही तो टूटा है। इसने मेरे हाथ में हाथ मार दिया और कप छूट गया था। शांति देवी ने तुरंत कल्पना पर हाथ उठा दिया। तभी पीछे से अनुज घर में आ गया। शांति देवी ने अपने बेटे अनुज को देखते ही कहा, अनुज, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो तेरा ब्याह इससे करवा दिया। अरे देख, एक तो छोटी बहू की महंगी क्रॉकरी तोड़ दी और ऊपर से अब माफ़ी भी नहीं मांग रही है। तभी अशिता भी कहने लगी, भैया, कल्पना भाभी रोज़ ही विदिशा भाभी से चिड़ी हुई रहती हैं। बेचारी विदिशा भाभी इनका कितना बर्दाश्त करती है। अनुज ने गुस्से में दहाड़ कर कहा कि मुझे पता है कौन किसको बर्दाश्त कर रहा है। शुक्र करो कि वह कल्पना सीधी सादी है, वरना और कोई होती तो तुम लोगों को जेल भेज देती। जो तुम इसके साथ पहले दिन से कर रहे हो वह कोई बर्दाश्त नहीं करता। शांति देवी ने अनुज से कहा कि इससे कहे कि छोटी बहू से माफ़ी मांगे, वरना तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। शांति देवी बार बार ऐसा कह रही थी क्योंकि विदिशा घर से जाने की धमकी दे रही थी। लेकिन तुरंत पासा पलट गया और सब हैरान रह गए क्योंकि अनुज ने भी गुस्से में जोर से दहाड़ कर कहा, मैं आज जल्दी इसीलिए आया था कि कल्पना को सरप्राइज दे सकूं, मगर अब घर से निकलने के बाद ही दूंगा। माँ, तुम्हारी छोटी बहू घर से जाने की धमकी दे रही है ना, और उसके बिना तुम्हारा खर्चा नहीं चलेगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और ये मत सोचना कि मैं भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि आज मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरी तनख्वाह डबल हो गई है। सामने खड़ी कल्पना की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। विदिशा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, क्या बात है भैया, अभी तक तो छोटे भाई की कमाई खा रहे थे, अब तनख्वाह डबल हो गई तो ऐश करने के लिए घर से जा रहे हो। तुम्हारी माँ और बहन की जिम्मेदारी मैं क्यों उठाऊंगी? अब यह बात तो अशिता और शांति देवी विदिशा का चेहरा ही देखते रह गए। जिस विदिशा का साथ वह अब तक दे रहे थे वही उनके बारे में ये सब कह रही थी। अनुज ने तुरंत कहा कि देखा माँ, अपनी छोटी बहू को यह तो तुम पर बहुत आसान दिखा रही थी कि सारे घर का खर्च उठाती है, तो फिर अब क्या हो गया? अरे मैंने अंकुश को पैसा कभी खाया ही नहीं। मेरी तनख्वाह छोटी थी और बचत नहीं होती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल पैसे नहीं दिए। भले मैं पैसे नहीं बचा पाया, मगर रोटी मैंने अपनी कमाई से खाई है और अपनी पत्नी को भी खिलाई है। विदिशा ने कहा कि बस ज़्यादा आत्मसम्मान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाना है तो माँ और बहन को लेकर जाना। तो अनुज ने कह दिया कि जो लोग हर वक्त तुम्हारा साथ देते हैं अब तुम्हारे पास रहेंगे, मैं इनको लेकर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये सिर्फ आग लगाते हैं। अशिता और शांति देवी का चेहरा देखने लायक था और अब उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। यह देखकर कल्पना ने अनुज से कहा, अरे ये क्या कर रहे हो आप? वह आपकी माँ और बहन है, अगर वह नहीं रखेंगी तो हमको ले जाना ही है। और विदिशा, तुम अगर रिश्तों का सम्मान नहीं कर सकती तो तुम्हें उनका अपमान करने का भी कोई हक नहीं है। अरे अगर तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि तुम इनको नहीं खिला सकती तो मैं लेकर जा रही हूँ। अनुज ने तुरंत अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, देख रही हो माँ, जिसको इतना भला बुरा कहा गया वही आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, और जिसकी चापलूसी करने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी वह आपकी क्या खूब इज्जत कर रही है। अशिता और शांति देवी अब नजर नहीं उठा पा रहे थे। अगले दिन सुबह तक अनुज ने कहीं और रहने का इंतजाम कर लिया और घर छोड़कर अपनी माँ, बहन और पत्नी के साथ चला गया। लेकिन उसने अंकुश को नोटिस भेज दिया कि मुझे घर का आधा हिस्सा चाहिए। अंकुश ने विदिशा से कहा कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने मुझे मेरे सारे अपने दूर करवा दिए। अगर तुमने उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर विदिशा तलाक के डर से कांप गई और तुरंत अनुज के घर माफ़ी मांगने चली गई। मगर कल्पना ने साफ कह दिया, जुबान से निकले शब्द तीर की तरह होते हैं, जो चुप गए तो उनके गाँव कभी नहीं बढ़ते। विदिशा, तुम यहाँ से वापस चली जाओ, माफ़ी तो मिलने वाली नहीं है। अंकुश अपने भाई के सामने बहुत रोए और गिड़गिड़ाया तो अनुज ने कह दिया कि तुम माँ से मिलने आ सकते हो, लेकिन विदिशा के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। विदिशा रोते हुए छोटा सा मुंह लेकर चली गई। उसके बाद अंकुश हमेशा उससे उखड़ता हुआ रहा, क्योंकि उसने अंकुश को अपनों से दूर कर दिया था। उधर
अपनी सास और नंद के साथ अब कल्पना बहुत खुशी से रह रही थी। कुछ दिनों में अशिता की शादी तय कर दी और खूब दान दहेज के साथ उसने अशिता को विदा किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।